हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की क्लास थर्ड है। इसमें हम कवर करेंगे कंपनी रूल के अंडर जो कुछ एक्ट्स थे। इससे पहले हमारी पॉलिटी की 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसमें हमने कंपनी रूल को स्टार्ट किया हुआ था। कुछ एक्ट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था एक्ट 1773, 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 3 एक्ट्स हमने 2 क्लासेस के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखिए, उसके बाद ही आपको एक सीक्वेंस के अंदर ये सारा टॉपिक समझ में आएगा। तो हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 1786 का एक्ट, 1793, चार्टर एक्ट 1813 और 1833। इन 4 एक्ट्स को हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे और एक और वीडियो के बाद आपका जो कंपनी रूल का टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में डिज़ाइन होते हैं इन टॉपिक्स में से, और उसके बाद हमारा जो क्राउन रूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था। लेकिन इनमें एक इंटरेस्टिंग बात इस एक्ट में ये हुई कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोला कि मैं इस पोस्ट को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को तभी एक्सेप्ट करूँगा अगर आप मेरी 2 शर्तों को मानेंगे। 2 शर्तें उन्होंने कौन सी रखी? ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ होने की, कि उन्होंने बोला कि जो मेरी जो काउंसिल होगी 4 मेंबर की काउंसिल, जैसे हमने देखा 1773 के एक्ट के अंदर जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उनको एक काउंसिल दी गई थी 4 मेंबर की उनको एक काउंसिल दे दी गई थी और वो उन काउंसिल के डिसीजंस को मानते थे, उनके साथ सलाह मशवरा वगैरह करते थे और किसी भी मुद्दे पर आगे कंटिन्यू किया करते थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने बोला कि अगर कुछ केसेस में ऐसा हो जाए कि मुझे ऐसे डिसीजन लेने पड़े कि मेरे डिसीजन से काउंसिल रजामंद ना हो, सहमत ना हो, तो उन केसेस में कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, सर्टेन सर्कमस्टांसिस में मुझे ऐसे फैसले लेने पड़े कि अगर मेरी काउंसिल उसको ना भी माने, मंजूरी ना भी दे, तो भी मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं उनके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकूं, दरकिनार कर सकूं। तो सीधे शब्दों में बोलें तो एक तरह से उन्होंने वीटो पावर मांग ली कि मैं डिसीजंस को ओवरराइड कर सकूं अपनी काउंसिल की। तो अगर आप ये पावर मुझे फैसिलिटी दोगे तभी मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। सेकेंडली कि मैं ही कमांडर इन चीफ हूँगा, कि जो ब्रिटिशर की आर्मी है, चाहे वो उसमें ब्रिटिशर हों चाहे वो इंडियंस हों, टोटल आर्मी का बॉस और हेड कौन होगा? मैं ही हूँगा। कमांडर इन चीफ भी मुझे ही बनाया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तभी मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट करूँगा। तो ऐसा मान लिया गया और उनको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर लिया गया था। आगे एक्ट ऑफ 1793, इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो 1786 जो पिछला एक्ट था उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फैसिलिटी दे दी गई थी कि वो काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं, ये सेम वीटो पावर को एक्सटेंड किया गया था आने वाले जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल बनेंगे उन सभी के लिए। और जो प्रेजिडेंसीज थी बॉम्बे एंड मद्रास की, उनके जो गवर्नर थे, बिकॉज जो उनके गवर्नर थे उनकी खुद की भी, उनके अंडर भी काउंसिल होती थी, वो अपनी काउंसिल, उनकी जो काउंसिल के मेंबर हैं उनके पास भी इतना अब राइट होगा कि वो भी अपनी काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं। जितने भी आने वाले गवर्नर जनरल होंगे फ्यूचर के एंड प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, और वो अपनी काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं, ये पावर को एक्सटेंड किया गया था। और जो गवर्नर जनरल थे अब उनको ज़्यादा पावर दे दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी के ऊपर, बॉम्बे एंड मद्रास की। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब उनको ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल आ गया था। किस चीज़ पर कंट्रोल आ गया था? कि जो बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी है, उनके जो गवर्नर है, पहले क्या होता था कि जब वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था तो उनके अंडर जो
एज अ सबॉर्डिनेट, एज अ इंफीरियर काम करते थे बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर। वो अपनी रिपोर्ट, अपने कामों की रिपोर्ट उनको सबमिट किया करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, लेकिन वो कुछ काम इंडिपेंडेंट तरीके से भी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया था कि वो पूरे तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए थे, इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर। एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्या था कि जो ब्रिटिश में कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे, जो रिच पीपल होते थे, वो क्या करते थे कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे थे कि जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी मोनोपोली दे रखी है कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, कि अब इस चीज़ को आप सस्पेंड कर दो, आप इसे ख़त्म कर दो, कि अब हमें भी इंडिया में जाकर व्यापार करना है, हम भी अपना बिजनेस वहाँ सेटअप करना चाहते हैं, हमें भी वो जो है फैसिलिटीज या परमिशन दे दी जाए, जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट हैं सभी को। लेकिन क्या था कि ऐसा किया नहीं गया, बिकॉज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास भी बहुत सी पावर थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा भेज रही थी, तो उनके लिए भी कुछ करना बनता था। तो उन्होंने क्या किया कि फ़िलहाल के लिए जो ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे उनकी डिमांड को नहीं माना गया, कि ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म नहीं किया गया था, बल्कि और 20 साल के लिए उसे बढ़ा दिया गया था। जो 1793 है, इसमें मोनोपोली को ख़त्म करने की बजाय और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो क्या करेंगी, 1813 तक ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल अपनी एब्सोल्यूट मोनोपोली के साथ। और सैलरीज जो होंगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उनके स्टाफ की, वो इंडियन के रेवेन्यू से जाएंगी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जब पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि लंदन में ब्रिटेन में बैठती थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी पूरी तरह से। अब उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनके जो हेड थे, उनके जो स्टाफ थे, अब सभी को सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी थी कि वही कमांडर इन चीफ होंगी। ठीक है, तो एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, प्लस उनकी 4 मेंबर की काउंसिल थी। इन्हीं में से जो गवर्नर जनरल थे वही कमांडर इन चीफ थे। पूरी की पूरी काउंसिल में से जो गवर्नर जनरल थे वही कमांडर इन चीफ थे। लेकिन अब क्या बोला गया कि जो जितने भी आने वाले फ्यूचर के गवर्नर जनरल होंगे उनको ओवर राइडिंग की पावर तो दे दी जाएगी, दैट्स ओके, बट जो कमांडर इन चीफ की पावर है वो नहीं दी जाएगी। अब से जो कमांडर इन चीफ की पोस्ट है वो अलग होगी और जो काउंसिल की पोस्ट है वो अलग होगी। काउंसिल के मेंबर गवर्नर जो कमांडर इन चीफ हैं वो नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक ऐसा करने का कोई फैसला क्राउन की तरफ से और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ जाता। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813। पहले जो 1793 में 20 ईयर्स के लिए उनकी मोनोपोली को बढ़ा दिया गया था, अब कब तक के लिए? 1813 तक के लिए। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1813 लाया गया तो इसमें जो कंपनी की ट्रेड करने की मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उसे ख़त्म कर दिया गया। अब इंडिया के अंदर जो व्यापार करने की मोनोपोली वो तो ख़त्म होगी। अब इंडिया का व्यापार पूरे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए बिल्कुल ओपन हो गया कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया के अंदर आके व्यापार कर सकता है। अब वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है ईस्ट इंडिया के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। लेकिन कुछ चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड करने की मोनोपोली अभी भी थी, जैसे कि टी और ओपियम। जो इंडिया के अंदर जो चाय का व्यापार था उसकी मोनोपोली भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और जो चाइना के साथ वो व्यापार कर रहे थे, ओपियम का व्यापार कर रहे थे, अफीम का, उसकी मोनोपोली भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी थी। और जो कंपनी की टेरिटोरीज थी, कंपनी के जो एरिया थे, उनके कंट्रोल के अंडर जितने भी एरियाज थे, अब उन पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश क्राउन ने। अब बोला गया कि ये एरिया इनकी मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, बल्कि उनके भी जो हेड हैं ब्रिटिश क्राउन, वही इन टेरिटोरीज की अब से
मालिक है। तो पूरे तरीके से उन एरिया पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी हो गई थी। नेक्स्ट बोला गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको परमिशन दे दी गई थी कि वो भी इंडिया में जाकर अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को इनलाइटन कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग थे वो दुखी हो गए थे इस बात से, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा कि कोई सेकंड थॉट, जो सेकंड एजुकेशन है, सेकंड थिंकिंग है, उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। उनके जो खुद के रिलीजन है, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। ये बात भी जो 1858 का रिवॉल्ट हुआ था उनमें एक रीजन बनी थी। स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया। क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी टेरिटरीज पर उनका कब्जा था, उनका अधिकार था, उन पर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। लोगों को बोला कि आप वेस्टर्न एजुकेशन सीखिए। अगर लोग वेस्टर्न एजुकेशन सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी जानेंगे। तो एक तरीके से वो अपने वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट करना चाहते थे इंडिया में रहते रहते ही। और लोकल गवर्नमेंट को भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो लोगों पर टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। इन केस वो टैक्स नहीं पे करते उनको, तो उनके पास इतनी पावर है कि वो उनको पनिश भी कर सकते हैं। एक पॉइंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे लगने लगा कि कहीं लोगों को ऐसे ना लगे कि जो ब्रिटिश हैं वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, सभी तरफ से अपने ही रेवेन्यू के बारे में सोच रहे हैं। और एक पॉइंट पर वो लोगों को ऐसे दिखाना चाहते कि नहीं, हम आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए भी हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी कि अब से आप लोगों पर टैक्स वगैरह लगा सकते हो, लेवी कर सकते हो। जैसे कि जो फार्मर थे, किसान थे, किसानों पर अब से वो टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन दोनों को पता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता था और लोकल गवर्नमेंट को भी पता था कि इस चीज़ का कोई बेनिफिट तो होने नहीं वाला। बिकॉज जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है किसान हैं उनको इतना दबा रखा है अपने टैक्स के नीचे कि अब उनके पास कोई गुंजाइश बची ही नहीं कि वो अब लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर सकें। तो उन्होंने ऐसा बोला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा बोला था कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे इन पर्सन से, उन टैक्स को आप अपने पास रखोगे, अपने खर्चे के लिए यूज़ करेंगे। लाइक आप अपनी विलेज की डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए कुछ टैंक्स वगैरह बनवा सकते हो, इरिगेशन के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ आप ला सकते हो। तो जितनी भी आपको यहाँ से रेवेन्यू होगी उनको आप अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था सबसे पहले। जो 1773 का एक्ट था उसमें क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया गया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बनी थी। जो जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो ब्रिटिश के बिहाफ पर इंडिया में काम करेंगे एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की गवर्नमेंट की फॉर्म में अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया में वर्क करेंगे और उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी इंटायर टेरिटोरियल एरिया पर, जितने भी एरिया ब्रिटिश की पोजेशन में हैं इंडिया के अंदर। अब उनके पास सिविल पावर्स भी होंगी और मिलिट्री पावर्स भी होंगी, सिविल पावर्स भी होंगी और मिलिट्री पावर्स भी उनके पास होंगी। और ये भी बोला गया कि इससे पहले के जितने भी एक्ट्स हैं, 1833 के जितने भी पहले से एक्ट हैं उनको रेगुलेशन बोला जाएगा, उनको रेगुलेशन बोला जाएगा। और इस एक्ट के बाद जितने भी एक्ट बनेंगे उनको एक्ट्स बोला जाएगा, उनको एक्ट्स बोला जाएगा।
सिविल एंड मिलिट्री पावर दे देगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी आ गई कि इंटायर टेरिटोरियल एरिया की जितने भी एरिया ब्रिटिश के पोजेशन के अंडर थे उन सभी की अथॉरिटी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई थी, यानी कि विलियम बेंटी के पास जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास आ गई थी। डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, कि जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे उनसे तो काफ़ी सारी पावर्स तो ऑलरेडी छीन ली गई थी। हमने देखा कि वो तो ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे वर्क कर रहे थे, एज अ सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे थे। बची खुची उनके पास कुछ रूल मेक करने की पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी कि वो अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कुछ नियम वगैरह बना सकते थे। लेकिन 1833 के एक्ट में उनसे ये पावर भी छीन ली गई थी कि अब वो कानून भी नहीं बना सकते। अब जो कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ही होगी, बिकॉज वो इंडिया के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब एक बात और की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले तो हमने देखा कि उनसे आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ गवर्नमेंट भी वर्क कर रही थी, एज अ पॉलिटिकल पावर और एज अ कमर्शियल पावर वर्क कर रही थी, लेकिन कौन सी एक्ट में उनकी ये दोनों पावर को, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था? आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जब इनकी पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर्स को अलग अलग कर दिया गया था तो ये सिर्फ एज अ कमर्शियल बॉडी वर्क कर रहे थे। उनकी मोनोपोली को बढ़ाया भी गया 1793 के अंदर, और 1813 के अंदर चार्टर एक्ट 1813 के अंडर उनकी ट्रेड करने की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया और टी और ओपीएम का वो ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी भी वो एज अ कमर्शियल बॉडी वर्क कर रही थी। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, 1833 के एक्ट के अंदर वो जो एज अ कमर्शियल बॉडी वर्क कर रहे थे टी में, ओपीएम के व्यापार में, वो भी अब ख़त्म कर दी गई थी उनकी। अब वो बिल्कुल कमर्शियल बॉडी की फॉर्म में ख़त्म हो चुके थे, वो सिर्फ एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कि अब वो सिर्फ ना ही वो व्यापार कर सकते हैं, ना ही वो कोई रूल बना सकते हैं। अब वो सिर्फ जो रूल बनाएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे उस चीज़ को। एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो वर्क कर रही थी। तो जो उनकी टेरिटोरीज थी उनके कब्जे में, वो भी ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले ली थी। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। एक चीज़ और की गई, एक कोशिश की गई थी, एक अटेम्प्ट किया गया था कि एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि यहाँ पर अगर सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करना है तो ओपन कंपटीशन के ज़रिए वो किया जाएगा, और इंडियंस को इसमें किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा कि अगर वो हायर प्लेस पर किसी भी ऑफिस पर अगर उनको एम्प्लॉय करना भी पड़े तो उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव था, उन्होंने ऐसा करने का सोचा था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो एज अ गवर्निंग बॉडी वर्क कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ मिलकर, एज अ कमर्शियल बॉडी तो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी एक्टिव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी एक्टिव थे, बिकॉज वो रूल्स को लागू करवाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करवाते थे, उस चीज़ों में वो अभी भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने ऐसा करने में अड़चन डाली, इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही रोक दिया। तो आगे का हमारा एक एक्ट बचा है कंपनी रूल के अंडर, चार्टर एक्ट 1853। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ हम कंपनी रूल के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम अपने क्राउन रूल को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।